एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक वीडियो जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है इसके दो बुक्स है, जिसके पहले बुक जो है उनके सभी 9 चैप्टर का वीडियो MCQ और प्रश्न उत्तर बन के तैयार हो चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम दूसरे बुक के फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 है सेकेंड बुक का। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी ना, जब भारत का निर्माण हुआ था, जब भारत को बनाने की बात थी हमारे आजादी के बाद, उस समय बहुत तरह की परेशानियां आई थी। अब इस चैप्टर में हम उन्हीं सभी परेशानियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं समय को बिना व्यर्थ किए हुए सबसे पहले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है भारत की आजादी। आप सभी को पता है कि लगभग 200 साल तक, लगभग 200 ईयर्स तक हम गुलाम थे। किसके? अंग्रेजों के। हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी, हम अंग्रेजों के नीचे थे। तो लिखा गया है लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी किया। किसने? भारत ने किया। हमारे ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का शासन हुआ करता था। लेकिन 14 अगस्त, और देखिए अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारी आजादी जो थी इसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में किया था, 14 तारीख की। इसलिए हम इसे 14 और 15 दोनों लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत कब आजाद हुआ तो आप वहां पे बताएंगे 15 अगस्त 1947 को। तो 14 से 15 अगस्त सन 1947 की बात है। 14 और 15 अगस्त 1947 का बात है, क्योंकि आपको तो पता है ना हमारी आजादी अंग्रेजों से कब हुई थी। हमारी आजादी अंग्रेजों से 1947 में हुई थी। इसलिए हम उसी समय से शुरुआत करते हैं। मध्य रात्रि में हिंदुस्तान आजाद हो गया। 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि 1947 में हिंदुस्तान हमारा ब्रिटिश के हुकूमत से आजाद हो गया। हमारे ऊपर ब्रिटिश का शासन नहीं था। आजादी के साथ ही जब हमारा देश आजाद हो गया, इसके साथ साथ जनता को बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ा। वो दुख था कि हमारे देश का विभाजन हो गया, हमारे देश के टुकड़े हो गए। जो अखंड भारत था उसका विभाजन हो गया, उसका टुकड़ा हो गया। अब विभाजन का सामना करना पड़ा था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे बातों में आप सभी चीज को पहले से जानते होंगे कि हमारा देश कब आजाद हुआ, विभाजन हुआ, राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब तो आपको पहले से पता है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे अहम मुद्दा आ गया इस पॉइंट में वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये क्या है? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया भाषण है, जो 14 अगस्त के मध्य रात्रि में दिया गया था हमारे देश की आजादी के समय। उन्होंने इस भाषण के दौरान अपने देश के होने वाले नए विचारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम बहुत दिनों तक गुलाम रहे, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि अब हम नए विचारों को बढ़ाएं। देखिए बहुत तरह की बात इन्होंने बताया, लंबा चौड़ा चिट्ठा है इनका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जिस भाषण को इन्होंने आजादी से एक दिन पहले मतलब 14 को रात में दिया था, इसके ऊपर इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था। और ये भाषण बहुत फेमस भी हो गया, पूरी दुनिया ने सुना, सारे लोगों ने सुना इस भाषण को। और ये भाषण सही मायने में, देखिए भाषण तो नॉर्मली हमारे यहाँ चलता ही रहता है, नेता लोग देते ही रहते हैं, लेकिन इस भाषण की अगर बात की जाए तो ये भाषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था पूरे विश्व के लिए। और बहुत ही लेवल वाला भाषण है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा हमारे देश के ऊपर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले मध्य रात्रि में जो भाषण दिया, उस भाषण का नाम ही है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन उस दिन इस भाषण को एक व्यक्ति ने नहीं सुना। वो व्यक्ति 8 बजे ही सोने चला गया था। वो कौन था? वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी इनके द्वारा दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के भाषण को नहीं सुना था, वो सोने चले गए थे। अब पता नहीं क्या था, लेकिन ये बात वाकई में है, क्योंकि मैंने जो आपके बुक में तो नहीं दिया गया, लेकिन मैंने जहां तक रिसर्च किया है हिस्ट्री के बारे में, तो ये बात मेरे को वहां पे मिला है। तो ये था हमारे भारत की आजादी।
जो आपको समझ में आ गया होगा कि 200 वर्षों तक हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन रहने के बाद 14 से 15 अगस्त को 1947 के दिन मतलब हमारे भारत को आज़ादी मिला। आज़ादी मिलते ही हमारे देश का विभाजन हो गया। विभाजन से पहले या फिर आप कह सकते हैं आज़ादी से एक दिन पहले जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो 14 और 15 के मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू उठे और एक भाषण दे दिया और भाषण का नाम पड़ गया क्या? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आजादी के लड़ाई के समय ना दो बातों पर सबकी सहमति थी। जब आजादी हो गया, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें दो बातें जो थी वो सब मान रहे थे। ऐसा क्या था वो दो बातें? सबसे पहला था कि आजादी के बाद देश का शासन जो होगा वो लोकतांत्रिक होगा। यहाँ पे अब राजा का शासन नहीं होगा, किसी तानाशाह का शासन नहीं होगा, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन होगा। तब तक तो लोकतांत्रिक शासन जो है वो और देशों में आ भी चुका था। हमारे भारत के लोग देख रहे थे, हमारे भारत के नेता सब देख रहे थे कि भाई लोकतांत्रिक शासन कैसे चलता है। तो यहाँ के लोगों का और यहाँ के क्रांतिकारियों का मानना था कि हमारा देश जब भी आजाद होगा तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाएंगे, जनता के द्वारा किया गया शासन अपनाएंगे। ये तो पहला बात था। दूसरा था सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि जो दबे कुचले हैं उनको और तुम रेल बना दो, तेल दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसे वाले, गरीब, भिखारी, दबे कुचले, ऊंची जाति, छोटी जाति, सभी वर्गों के लोगों के लिए समान काम करो, एक जैसा काम करो, सभी को समान अधिकार दो, सभी के मौलिक अधिकार समान होने चाहिए, सभी के कानूनी अधिकार समान होने चाहिए, सभी के सामाजिक अधिकार समान होने चाहिए। पैसे वाले पर ज्यादा ध्यान और गरीबों पर कम ध्यान, ऐसी दो नीति नहीं चलेगी। तो ये जो दो बातें थी आजादी की लड़ाई के समय, इन पे सभी लोगों का सहमति था। पहला तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, मान गया। दूसरा कि हमारे देश के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सही है, ये भी मान गए। अगली स्लाइड हमारा कहता है आजाद भारत के नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या थी। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो नए आजाद भारत के राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार की चुनौतियां थी। तो देखिए हमारा जब देश आजाद हो गया 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि याद रखिएगा, 1947 का समय भी याद रखिएगा। ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो भी याद रखिएगा। इस समय जब हमारे भारत का निर्माण होना था, राष्ट्र का निर्माण होना था, तो तीन बहुत बड़ी चुनौतियां आई। पहला तो था एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत देश के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को एक समान एक जगह पर लाना, और जो हमारे रियायत मतलब कि छोटे छोटे राजा, नेता, जमींदार, भूमि स्वामी ये सब जो थे उनको एक जगह पर लाना। लोकतंत्र की स्थापना, पूरे भारत देश में जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन को लाना। समानता पर आधारित विकास, जो हमारे भारत देश की राजनीति होगी, हमारे भारत देश का जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा और उसके बाद उनके लिए विकास किया जाएगा। तो इस तरह से ये तीन चुनौतियां थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हमारा भारत के नए राष्ट्र के निर्माण होने की शुरू हुई थी। मतलब जब नया भारत हमारा बनने, अब स्वाभाविक सी बात है, अभी अभी हम अंग्रेज से आजाद हुए थे और हमें पूरे भारत देश को एकत्रित करना था, एक जगह पे लाना था, जनता का विश्वास जीतना था। तो उस समय ये तीन हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कैसे हम पूरे देश के लोगों को एकता एवं अखंडता को जोड़ेंगे, लोकतंत्र की स्थापना कैसे करेंगे, कैसे हम लोकतंत्र को जैसे यहाँ पे लाएंगे, और समानता पर आधारित विकास कैसे होगा, मतलब सभी लोगों को एक समान लेके उनका विकास करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से समझिएगा। ये हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में है जब जो मैंने आपको तीन चुनौतियों के बारे में बताया था ना, ये जो तीन चुनौतियां हैं, इन तीन चुनौतियों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि चुनौतियां तो आप समझ गए कि एकता और अखंडता, समानता, लोकतंत्र की स्थापना, लेकिन कैसे, कहां, कब, क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। एकता और अखंडता की चुनौती क्या थी ये आप समझोगे तभी तो एग्जाम में लिखोगे ना। तो सबसे पहले समझते हैं एकता एवं अखंडता की चुनौती क्या थी। देखिए भारत अपने आकार, भारत का आकार तो आपको शायद पता है कि बड़ा है, कोई छोटा देश नहीं है भारत, और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। आकार और विविधता, यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। इसका आकार भी बड़ा है, आकार इतना बड़ा है कि इसे हम किसी महादेश के साथ भी तुलना कर सकते हैं, एक महादेश से कम नहीं है ये। दूसरी बात, यहाँ विभिन्न भाषा, अलग अलग भाषा बोलते हैं। बिहार में हम भोजपुरी बोलते हैं, हालांकि हमारा भोजपुरी भाषा नहीं है, हम मगही बोलते हैं। हमारा ना समस्तीपुर, बेगूसराय की तरफ का भाषा जो है वो कमाल का होता है। जैसे लोगों को ना
आप अगर बाहर आएंगे तो जैसे आपको पता चलेगा कि हरियाणा के लोगों का भाषा सुनेंगे ना तो आपको वो अच्छी चीजें भी बोलेंगे ना तो बुरा लग जाएगा। तो हम भी अगर अपनी भाषा बोलने लगे ना तो बिहार में अच्छी चीजें भी बोलेंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है। इतना मतलब उटपटांग हमारी भाषा है, हम बड़ा खड़ा हुआ बोलते हैं, मतलब मगही अजीब ही भाषा है। भोजपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है, हमारी भाषा अलग है। तो ऐसे ही भारत में आपने देखा है अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा। बिहार में ही 4-5 भाषा मिल जाएगा, यूपी में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, कच्छू कच्छू करके उधर बात करते हैं, फिर तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषा आपको पता ही है, अलग ही है। तो हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो इस कारण से कहा गया कि विभिन्न भाषा है, संस्कृति भी अलग है ना। हमारे बिहार की संस्कृति कुछ और है, वही आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ तो संस्कृति कुछ और है, तमिलनाडु में चले जाओ तो संस्कृति कुछ और है। और धर्मों का भी अलग अलग बंटवारा है, हम हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख है, कुछ ईसाई हैं, अलग अलग धर्म। अब तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पता नहीं और बहुत सारे धर्म आ गए। तो अलग अलग धर्म के मानने वाले हमारे भारत में रहते हैं। और हमारे भारत का नियम है, संविधान है कि हम सभी धर्मों का आदर करना है। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी, एकता और अखंडता की चुनौती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हमारे यहाँ अलग धर्म, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग विचार, अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ना जो था वो सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे हमने एकता एवं अखंडता की चुनौती में रखा है। आ गया समझ में? दूसरी बातें हैं लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना जो है ना भाई साहब, ये एक अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अभी तक पहले लोग हिंदू राजा के अंदर थे, फिर मुसलमान राजा के अंदर आए, फिर इन पर अंग्रेजों ने वर्चस्व जमा लिया। अभी अंग्रेजों से आजाद हुए तब बड़े बड़े नेता इन पर वर्चस्व जमाना चाहते थे, लोकतंत्र ही बनाना चाहते थे, चलो मान लिया। तो लोगों को तो हैबिट नहीं था इन सब चीजों का, आदत नहीं था, उन्हें तो अभी तक गुलामी की आदत थी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये नेता सब क्या करना चाहता है, ये लोकतंत्र क्या होता है, ये जनतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, और राजतंत्र से मुक्ति क्या होता है, तानाशाह से मुक्ति क्या होता है। तो समझने में भी काफी समय लग जाता है आम लोगों को, क्योंकि आम लोग जो है वो अपने दिनचर्या में ज्यादा बिजी रहते हैं, ये राजनीति में वो उनका उतना नहीं होता है इंटरेस्ट। तो ऐसे में आप समझिए लोकतंत्र की स्थापना में क्या हुआ कि भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। भारत के अंदर लोकतंत्र को अपनाने से पहले उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ विधायक, सांसद होते हैं ना, इस तरह से हम ये इन सब चीजों को अपनाएंगे, संसदीय व्यवस्था अपनाएंगे, और भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत के अंदर भारत के मूल निवासी हैं, उसमें से प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान, वोट देने का अधिकार मिलेगा। ये था हमारा लोकतंत्र की स्थापना में कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ के जो बड़े बड़े उस समय के सुप्रीमो थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो उस समय इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाएंगे। संसदीय प्रणाली मतलब विधायक होगा, सांसद होगा, वो हमारे मंत्रियों को चुनेंगे, और मौलिक अधिकार हमारे भारत के सभी नागरिकों को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार मिलेगा, ताकि वो अपने लिए अच्छे और बुरे नेता का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है समानता पर आधारित विकास। देखिए, ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ऐसा समाज बनाओ, ऐसा देश बनाओ, ऐसा राज्य बनाओ जिसमें सारे लोगों का कल्याण हो। ये नहीं कि तुम ऐसा निर्माण कर दिए हो जाति के ऊपर वो काम कर रहा हो। अक्सर देखा जाता है, हाँ, ये विधायक वगैरह होते हैं, नेता होते हैं, आप देखते नहीं है कि फलाने नेता को फलाने पार्टी से टिकट मिला, अब उनका ब्राह्मण का वोट कट जाएगा। क्या मतलब है भाई? अरे नेता तो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, बनिया सब एक समान हो, कि तुम अब अपने जाति को देख के राजनीति करोगे, ये तो गलत बात है ना। तो उनका कहना था समानता पर आधारित विकास को लेकर कि ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण कल्याण का, संपूर्ण समाज का कल्याण हो, मतलब सारे लोग को भलाई हो इसमें, ना कि किसी एक वर्ग अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। कहने का मतलब वही है जो मैंने भी आपको बताया कि ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें सभी लोगों का भला हो। ये नहीं कि तुम एक वर्ग के, एक जाति, एक धर्म के लोगों का भला कर रहे हो। आज हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो हिंदू हैं, अब वो कहेंगे कि नहीं भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू का ही भला होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव होता जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो आप सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देते, हिंदू राष्ट्र बना लेते अपने आप को। लेकिन महात्मा गांधी जी ऐसा होने कहाँ दिए? महात्मा गांधी जी तो नेक्स्ट लेवल के आदमी थे, समझ ही रहे हैं आप।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको सुरक्षा दी जाए समाज में। ये तीनों पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में आया होगा आपको, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेलिंग में समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ताकि आपके हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है, 2 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं, भारत किसी एक धर्म का नहीं है, भारत में कोई एक धर्म नहीं है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को समझिए, भारत किसी एक कौम का नहीं है। कौम मतलब होता है धर्म, कौम मतलब धर्म, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था जब तक हमारा भारत विभाजित नहीं हुआ। गलतफहमी है लोगों की ये कि ये पहले ही सिर्फ और सिर्फ 2 राष्ट्र सिद्धांत पे काम करता था। कहा जाता है कि भारत इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम नाम के 2 कौमों का देश था और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। ऐसा देश जिसमें 2 अलग अलग धर्मों का देश समाहित हो, 2 अलग अलग धर्म समाहित हो, उसे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। इसे तो हम साइड कर लेते हैं। विभाजन से पहले हमारा देश द्विराष्ट्र सिद्धांत पे काम करता था और लोगों को लगता है यदि कि विभाजन के बाद हमारा देश द्विराष्ट्र सिद्धांत पे काम नहीं करता, तो आपको पता होगा कि आज भी हमारे यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, उन सबका सम्मान हम करते हैं। इसलिए आज भी हम ये कह सकते हैं कि देश जो हमारा है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पे काम करता है। भले ही हम पाकिस्तान बन गया, विभाजन हो गया, बहुत सारे मुसलमान उधर चले गए, बहुत सारे हिंदू इधर आ गए, फिर भी आज मुसलमानों की संख्या हमारे भारत में पाकिस्तान से कम नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत हमारा क्या है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारत का विभाजन, ये एक बहुत बड़ा आघात था हमारे भारत के सीने पे, एक बहुत बड़ा आघात था हमारे भारत के सीने पे जब हमारे भारत का बंटवारा हो गया। देखिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया। जो हमारे यहाँ मुस्लिम लीग थे, जिन्ना वगैरह का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। भारत जो है एक कौम का देश नहीं है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, इसलिए 2 कौम का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग के जो सुप्रीमो थे, उनका कहना था कि क्या भारत में सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं? नहीं ना, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि हमारे लिए एक नए देश का निर्माण करें जिसका नाम हम पाकिस्तान रखेंगे। किसने कहा था? मुस्लिम लीग के सुप्रीमो नेताओं ने कहा था। किस कारण? द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण। द्विराष्ट्र सिद्धांत को समझाया। उन्होंने भी कहा कि भैया यहाँ पे तो हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं, तो हिंदू के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम के लिए पाकिस्तान। ठीक है, आपने अगर कहा तो अपने सारे भाइयों को ले भी तो जाते, क्यों छोड़ गए हमारे सीने पे दाल दरड़ने के लिए? भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। जो विभाजित हुआ हमारा भारत, जो बंटवारा हुआ हमारे भारत का, उसमें फोकस क्या किया गया? धर्म को फोकस किया गया। जिस धर्म के जिधर लोग थे उधर हिसाब से बांटा गया। जिधर हिंदू ज्यादा हिंदुस्तान, मुस्लिम ज्यादा पाकिस्तान। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे। ऐसा माना गया कि जनसंख्या के आधार पर, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में भी 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर है? विभाजन के समय डिसीजन लिया गया कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर इनके पाकिस्तान के अंदर भी 2 होगा, 2 मतलब बंटवारा किया जाएगा 2 तरीके से। पहला कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान। इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा और इनके बीच में हमारी जमीनें रहेंगी। तो इस तरह से आपने भारत का विभाजन देखा। देखिए, भारत के विभाजन से हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप भी पढ़िए, आप भी एंजॉय कीजिए, हो गया, बढ़िया हुआ। लेकिन तकलीफ इस बात का है, जब हमारा हाथ कटा ही, जब उंगली हमारा कट ही गया विभाजन से, फिर भी साला कैंसर ठीक नहीं हुआ, तो उंगली कटना तो बेकार है ना। जिस कारण से हमने विभाजन किया,
इन आतंकवादियों से छुटकारे के लिए विभाजन किया, ये डेली डेली हो हल्ला करने वालों से विभाजन किया, फिर भी आप उसे छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं ये खटकता है। आइए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में है मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका, जहां पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। समझिएगा, मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। जब ये बंटवारे की बात शुरू हो गई, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान भी दे दिया, तब भी बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके, ऐसे बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले इलाके थे जो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं थे, राजी ही नहीं थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। कुछ नेता थे, वो नेता में देखिए, मैं अब्दुल गफ्फार खान का नाम लेना चाहूंगा, ये खिलाफ थे, ये विभाजन के खिलाफ थे, ये द्विराष्ट्र के खिलाफ थे। इनका मानना था कि नहीं, ये विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ थे। इसलिए बहुत सारे ऐसे इलाके थे मुसलमानों के जहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में रहते थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या थी इनकी, वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। कहते थे मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, मैं यहीं ठीक हूं, हिंदुस्तान में ठीक हूं, जिसे जाना है वो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत, जो ब्रिटिश इंडिया जब हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, उस समय जो मुसलमानों का बहुत बड़ा एरिया था वो था पंजाब और बंगाल। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, जगह हैं, बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले देश थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया गया, जिले या उसके निचले स्तर के प्रशासनिक तबों को बनाकर किया। देखिए बहुत सारे ऐसे, मैं समझाता हूं सिंपल भाषा में आपको, कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारे कुछ ऐसे इलाके थे, ब्रिटिश इंडिया जो हमारे ऊपर राज करता था, जैसे कुछ पंजाब की बात कर ले, कुछ बंगाल की बात कर ले, जिसमें धर्म को लेके बंटवारा ना करके जनसंख्या को लेके बंटवारा कर दिया। और ये बहुत तकलीफदायक हुआ पंजाब और बंगाल के लिए, बहुत ज्यादा। हालांकि मैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, शायद मैं कहीं अगर डिबेट पे होता ना तो मैं भी फूट पड़ता, और फूट पड़ता तो इतना फूट पड़ता कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो बंटवारा हुआ, इसने वो दिशा दिखा दी हिंदुओं को, वो परेशानियों का सामना करवा दिया जिससे रूह कांप जाती है, इंसानों का रूह कांप जाता है। ये एक ऐसा समस्या था उस समय का। पता नहीं गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी महान थे, हो सकता है, लेकिन जो इन्होंने किया वो बहुत बुरा किया। अगर महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के घर के बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या होता, जो आम जनता को यहाँ पे भोगना पड़ा है। इन्होंने जो बंटवारा किया, बहुत जगह बंटवारा हुआ तो इन्होंने धर्म के हिसाब से किया, लेकिन कुछ जगहों पर इन्होंने ऐसा बंटवारा क्यों किया? जनसंख्या के आधार पर। आप मुसलमान वाले इलाकों में उन हिंदुओं को भेज दिए जिनकी बहू बेटियों के साथ खेला हुआ, बलात्कार हुआ, उनकी इज्जतें लूट ली गई, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया। ये आगे की स्लाइड में मैं पढ़ूंगा आप लोगों के साथ। आगे हम बात करते हैं विभाजन में आई मुख्य समस्या। जब विभाजन हुआ ना हमारे भारत देश का, जब हमारे देश के बहुत महान पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत ही महान महात्मा गांधी जी ने देश का सत्यानाश किया ना, तो उस समय जो समस्या आई उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। भारत विभाजन का बात हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। जब विभाजन हो रहा था जिन्ना और गांधी के बीच, तो यह नहीं बताया गया था कि दोनों साइड में जो अल्पसंख्यक होंगे, जो कम संख्या के होंगे, विस्थापन होगा, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, मुसलमान सब चले जाएंगे, हिंदू सब आ जाएंगे। नहीं बताया गया था, समस्या पैदा कर रहा था ये बातें। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या पूछूंगा, कहां से पूछूंगा, हैं गॉडसे जी तो उनको राम राम सत्य कर दिया, ठीक किया, हम उनके विचारों से सहमत हैं। ये जो दंगे भड़के हैं वैसे जगहों पे जहां पे हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाका था, आपस में ही लड़ाइयां शुरू कर दी बंटवारे से पहले ही।
विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाके हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं थे, लोगों का अपना अपना घर जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब आना पड़ा। जब ये बात पता चल गया वहां के मुसलमानों को जब बंटवारा होने वाला है, उन्होंने हिंदू परिवारों को, पंजाबी परिवारों को, सिख परिवारों को मारना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, उनकी बहू बेटियों के इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए, छोड़ दिया उस इलाकों को, जमीन घर जायदाद पूंजी पत्ती सपना धरोहर सब छोड़ दिया। इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। हमारे यहां से इस प्रकार के दंगे नहीं हुए थे जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ किया, और जो हमारे इधर के मुसलमान थे उन्हें भी पाकिस्तान जाना पड़ा। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूं, विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ। ये जो विभाजन हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, इसमें हमारे भारत के सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा था। हम सिर्फ जमीन नहीं बांट रहे थे, हम जमीन का टुकड़ा नहीं बांट रहे थे, हम अपना संसाधन भी बांट लिए, संपदा बांट लिए। आजादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थी के पुनर्वास की समस्या मिली। जब वहां से मुस्लिम बहुल इलाकों ने सिख परिवार को, पंजाबी परिवार को, हिंदू परिवार को, अपने गैर मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग थे ना, वो जब काट काट के मार मार के भेजना शुरू किया, वो सब बेचारा कहां जाए, डर के भारत में आ गया। और 1.45 करोड़ का आंकड़ा है, 1.45 करोड़ शरणार्थी हमारे भारत में आए, और हमारे लिए समस्या बन गया था ये, क्योंकि हमने तो उन्हें एक जगह दे दिया, वो खुश, और उन्होंने हमारे लोगों को मार मार के, जबकि हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं काटा, हमने तो मुसलमानों को छेड़छाड़ नहीं किया, उनके घर में हमने दंगे नहीं करवाए। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर 1.45 करोड़ शरणार्थी आए, और यहां पे बता दूं कि 10 लाख लोग मारे गए थे इस विभाजन के कारण। वो नागरिक जिनका कोई लेना देना नहीं था, उसमें से 10 लाख नागरिकों की मौत हो गई। वो महात्मा गांधी और महान पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के इन विचारों के हत्थे चढ़ गए, बलि चढ़ गए वो 10 लाख लोग, और 1.45 करोड़ लोग उस समय घर से बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, शरणार्थी हो गए हमारे देश में। लोगों के पुनर्वास का बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया, मतलब उनके रहने का जगह बनाया गया। साथ ही साथ शरणार्थी जो आए थे उनके लिए पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक मंत्रालय भी बनाया गया। सरकार ने एक मंत्रालय बनाया कि जो पुनर्वास के जो स्थानांतरित होकर आए हैं वहां से, उनके ऊपर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो। लेकिन आप उनके लिए काम कर सकते हैं जिन बहनों की इज्जत लूट ली गई, जिन माँ को बेवा कर दिया गया, जिनके पुत्र मारे गए। ये 10 लाख लोगों के जीवन का क्या है? देखिए, इतिहास कभी भी हमारे हिसाब से इन सब चीजों को माफ नहीं करेगा। जब से इन सब चीजों के बारे में सबने जाना है, तब से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है, और ये आज से नहीं, शुरुआत से ही होता आ रहा है। हम जिन्हें महान कह रहे थे ना, हम जिन्हें बहुत महान समझते थे, जो हमारे लिए बहुत महान हुआ करते थे, उनसे ज्यादा दोगला और चोर तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। आगे की स्लाइड की तरफ मैं बढ़ता हूं। विभाजन के परिणाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारा भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ, जब 10 लाख लोगों की बलि चढ़ गई महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, दूसरी ओर जिन्ना जी के लिए, उस समय बहुत सारी परेशानियां भी आई। परिणाम क्या हुआ आप सुनेंगे। मैं आपको शुरुआत में ही बोला था, जो समस्याएं हुई है, जो तकलीफ हुई है, उनके बारे में जान के आपका रूह कांप जाएगा। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। ऐसी क्या गलती कर दी थी इन लोगों ने? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था महात्मा गांधी जी के लिए इन्होंने कि जिनको अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, शरणार्थी बनना पड़ा, अपने बहन बेटियों की इज्जत बनाने बचाने के लिए घर से भागना पड़ा? क्या दुश्मनी थी गांधी जी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनसे? अगर बांटना ही था तो पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए था आपको कि जैसे मुसलमान सुरक्षित हैं पाकिस्तान में, वैसे हिंदू सुरक्षित हो हिंदुस्तान में। ऐसा कौन सा बंटवारा करके तीर मार दिया आपने?
बर्बाद कर दिया आपने, तहलका मचा दिया। इतिहास कभी आपको इसके लिए क्षमा नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। जिस तरह से आपने हिंदुत्व के संस्कृति का उपहास उड़ाया है, मजाक बनाया है, ये इतिहास और आज के बच्चे जो डिजिटल हो रहे हैं ना, वो भर भर के गाली देंगे आपको यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे। ये बात याद रखिएगा। अब आपकी सरकार नहीं है, और अगर आपकी सरकार भी होती ना, तो ये अखबार का समय नहीं है कि हम पढ़ के शांत हो जाते और अपनी गुस्सा हम अब अपनी भड़ास जम कर निकालेंगे, और शायद आपकी आत्मा को शांति तो नहीं होने देंगे। जिस तरह से खबर हम जानते आए हैं डेली, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, लोगों का घर बर्बाद हो गया, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको मारा गया, हिंसा का शिकार हुआ, लड़ाइयां हो गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू को काटा गया, मारा गया। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हो गए, अमृतसर और कोलकाता में हिंदू मुस्लिम वार हो गया, लड़ाइयां हो गई। और देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने मारा, हमारे हिंदू भाइयों ने भी मारा होगा, ठीक है, मारा है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी उस समय के सुप्रीमो महात्मा गांधी जी की थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी ना, कि आप सुनिश्चित करें कि हमारे देश में जो आजादी हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, दंगा नहीं होगा। जब आपने इतना कुछ दिया ही ना पाकिस्तान को, अरे पाकिस्तान को देने के लिए महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठ गए हमारे देश में, पता नहीं क्या लगाव था इनका। अब हमें तो नहीं समझ में आ रहा, आपको आएगा तो कमेंट में बताइएगा। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, अपने घर, अपने खेत, अपने प्रॉपर्टी, संपदा, संस्कृति को छोड़ के वो शिविरों में रहने, टेंट में रहने के लिए मजबूर हो गए। टेंट लगा लगा के जंगलों में, झाड़ियों में, सड़कों पे जीवन बिता रहे थे। औरतों को अगवा किया गया, किडनैप किया गया, औरतों को, महिलाओं को किडनैप किया गया, हिंदू महिलाओं को किडनैप किया गया, हिंदू संस्कृति से जुड़े बहन बेटियों को किडनैप किया गया, जबरन शादी कराई गई और उन्हें अपने पति के धर्म को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया गया, मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर दिया गया, मुल्ला बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। विभाजन के परिणाम में ये जो पॉइंट है ना, वो जीवन में आपको तीर की तरह लगेंगे। मैंने आपको बताया ना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी का अगवा हो गया होता, जबरदस्ती शादी हो गया होता, हालांकि क्या अगवा होगा, अगवा करके यहाँ पे जबरदस्ती लोग शादी करवाते हैं, वहां तो स्वेच्छा से ये लोग इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए खुश थे। ये नेताओं का कोई वो नहीं है, ज्यादा तकल्लुफ मत दीजिए, इन लोगों का ना कोई चरित्र नहीं है। मुंबई देख रहे हैं ना, मुंबई देख रहे हैं ना, क्या डिस्कस करें, छोड़िए, ज्यादा भाव नहीं देना है। औरतों को अगवा किया गया, वहां पे जबरन शादी करवाई गई और धर्म परिवर्तन कर रहा है। अगली स्लाइड में कुछ और पॉइंट है हमारे पास। कई मामलों में लोगों के परिवारों की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला। क्या करोगे? हमने एक बेटी पैदा किया है, मैं अपने ऊपर लेके आपको बताता हूं, मैंने एक बेटी पैदा किया है, कल होके पता चले कि उसके इज्जत आबरू पे खतरा है हमारे नजर के सामने, तो हम क्या करेंगे? पहले अपनी बेटी को मार देंगे, फिर खुद फांसी लगा लेंगे, करेंगे ना ऐसा? तो अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए हिंदू सिख समुदाय के लोगों ने अपने बहू बेटियों को मार डाला। अपने आंखों के सामने इज्जत लुटते हुए कैसे देखते, ये पीड़ा कैसे सहन करते, ये दर्द वो कैसे बर्दाश्त करते? ये अन्य लोग आके हमारे घर की बहू बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं हमारे सामने में और मार दे रहे हैं। इससे बढ़िया है कि हम खुद ही मार दें और खुद भी मर जाएं। इस तरह के विचार वहां पे उत्पन्न हुए और उन लोगों ने खुद के बहू बेटियों को मार डाला। विभाजन के कारण जब दंगे हुए और मुसलमान लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, अल्पसंख्यक वहां के लिए हिंदू और सिख थे, हिंदू और सिख के ऊपर उन्होंने जब ये परेशानियां दी, तब जाकर उन्होंने अपनी बहू बेटियों को खुद ही मार दिया। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए। सब कुछ तो बांट लिया, तो टेबल कुर्सी भी ले गए ना। वो था क्या उनके पास? भिखमंगों के पास रहने का घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, सोने के लिए बेड नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं था। पिछवाड़े में जो उन्होंने कुर्सी भी लगाया है ना, वो भी हमारे भारत से लेके गए। आज उनकी साउंड सुनते हो, आवाज सुनो उनका। वो कहते हैं ना कि दोगले देशों के श्रेणी में अगर सबसे अव्वल कोई आता है तो मैं पाकिस्तान को रखता हूं, दूसरा चीन को रखता हूं। दोनों अलग अलग माँ के और अलग अलग बाप के बेटे हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपस में सौतेले भी नहीं हुए,
तो इस तरह से आपने देखा कि इनका जो वित्तीय संपदा था उसमें वो टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस तक की बंटवारे को किया। 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा। देखिए ये आपके बुक के हिसाब से, लेकिन मैं आपको बता दूं 1.45 करोड़ लोग घर छोड़कर सीमा से आए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 80 लाख लोग जो है ना वो भारत में आए और बाकी लोग को हमने पाकिस्तान में भेज दिया। 5 से 10 लाख लोगों की जान गई, ये तो कंफर्म है कि 10 लाख लोगों की जान गई थी। अक्सर सरकारी जो आंकड़ा होता है ना वो पता नहीं गोल गोल बटोल करके क्यों बनाया जाता है। इस तरह से आपने पूरे स्लाइडों को समझा। आगे की स्लाइड में भी हम बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको यदि कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम फिर से एक बार भड़कने की कोशिश करेंगे। और जहां भारत और पाकिस्तान किया है, जहां भारत देश किया है, जहां हमारे भारत के ऊपर उंगली उठाने की बात हो जाए तो हम टीचर के अलावा फिर क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आ जाता हूं आवेश में, क्योंकि मैं भारत के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करता हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी स्लाइडें थी, अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।